हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अपर्णा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है। उन्होंने जो लॉ ऑफ लर्निंग दिए थे यानी जो सीखने के सिद्धांत दिए थे, उसमें सेकेंडरी लॉज यानी जो गॉड नियम दिए हैं। उन्होंने टोटल कितने 5 गॉड नियम दिए हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो प्राइमरी लॉज थे यानी मुख्य नियम थे 3, वो हम अपनी प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी लॉज को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला नियम है इसमें बहु प्रतिक्रिया का नियम, या इसे हम कह सकते हैं बहु अनुक्रिया का नियम। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। अब ये क्या है, चलिए देख लेते हैं। जब व्यक्ति किसी नए कार्य को सीखते समय कई अनुक्रियाएं यानी रिस्पॉन्सेस करता है और जो अनुक्रियाएं लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं होती हैं तो वो उन्हें भूल जाता है, और जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती हैं उन्हें सीख जाता है। अब पहला नियम मैंने क्या आपको बताया, बहु प्रतिक्रिया। बहु मतलब एक से ज्यादा और क्रिया मतलब कुछ करना, समझ रहे हैं। बहु मतलब एक से ज्यादा और प्रतिक्रिया मतलब जब आप किसी चीज को आप करने में कैसे रिस्पांस दे रहे हैं, एक से ज्यादा यानी मल्टीपल रिस्पांस दे रहे हैं, तो वही आपका क्या है, बहु प्रतिक्रिया या लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस। समझ गए। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब आप किसी नए काम को सीख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करेंगे, मतलब बहुत तरीके के रिस्पांस देंगे। तो जब आप कोई नया काम सीख रहे हैं, उसको सीखते समय आप नए नए तरह के रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं, तो उस काम को सीखने के लिए जो रिस्पॉन्स, जो अनुक्रियाएं आपको उस काम को सीखने में मददगार साबित होती हैं, आदमी उन्हें सीख लेता है, और जो उसमें काम नहीं आती उस काम को सीखने में, उसे वो भूल जाता है। और यही है बहु प्रतिक्रिया या मल्टीपल रिस्पॉन्स का नियम। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, ठीक है। साइकिल चलाना सीख रहा है मतलब अभी तक आपको आता नहीं है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, कोई नया काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नया काम को सीखने जा रहे हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, व्यक्ति जब किसी नए काम को सीखते समय कई अनुक्रियाएं, कई रिस्पॉन्स कर रहा है, यानी नया काम यहाँ क्या है, साइकिल सीखना। अब आप इसको सीखते समय क्या करेंगे, कई तरह की अनुक्रियाएं करेंगे, कई तरह के रिस्पॉन्स देंगे। कैसे सीखते हैं आदमी, पहले बताया जाता है कि हैंडल पकड़ना सीखो, ठीक है। इसके अलावा कहेंगे कि पहले एक पैडल पे पैर रखना सीखो, फिर धीरे धीरे एक ही पैडल को आगे पीछे करना सीखो, उसके बाद कहते हैं दूसरे पैडल पे पैर रखो, उसके बाद बैठना सीखो। तो ये सारी क्या है, जब आप साइकिल चलाने जैसा नया काम सीख रहे हो तो उसमें आप देखिए मल्टीपल रिस्पॉन्सेस कर रहे हो, कई तरह की प्रतिक्रियाएं, अनुक्रियाएं कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उसको सीखने के लिए। तो जब आप किसी नए काम को सीखते समय कई तरह के रिस्पॉन्सेस दे रहे हो, कई तरह की अनुक्रियाएं कर रहे हो, तो जब आप उस काम को सीख जाओगे, जैसे आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो आपने क्या किया, हैंडल चलाना, पहले हैंडल पकड़ना सीखा, एक पैडल पे पैर रखना सीखा, अब आप साइकिल चलाना सीख गए, कई तरह के आपने काम किए, रिस्पॉन्स किए, उसके बाद आप साइकिल चलाना सीख गए। तो आप उस चीज को भूल जाओगे। जैसे कैसे आपने पहले एक पैडल पे पैर रखना सीखा था, उसके बाद धीरे धीरे साइकिल को बैलेंस बनाना सीखा था, ये सब आप भूल जाओगे। अब आपको क्या याद रहेगा, बस आप साइकिल देखोगे, एक हाथ से उसके हैंडल को पकड़ोगे, उस पर बैठोगे और दोनों पैडल पे पैर रख के उसको चलाते हुए चले जाओगे। मतलब जब आप किसी काम को सीख जाते हो तो उस काम को करने में जितनी सहायक अनुक्रियाएं या रिस्पॉन्स है, खाली आप उसको ही याद रखते हो, और उसको सीखने में जो जो आपने अनुक्रियाएं की थी आप उसे भूल जाते हो। तो यही है आपका बहुप्रतिक्रिया या मल्टीपल रिस्पॉन्स का नियम। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा नियम है आंशिक क्रिया का नियम यानी लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। तो देखिए, जब मैं आपको पियाजे पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि पियाजे ने जो भी अपनी डेवलपमेंट की थ्योरी दी है कॉग्निटिव की, तो उसमें जो उन्होंने स्टेजेस के नाम दिए थे, उन स्टेजेस के नाम में ही वो पूरी थ्योरी उनकी जो है उसकी मीनिंग उसमें पता चलती थी। वैसे ही इसमें भी आप देखिए दूसरा लॉ क्या है, आंशिक क्रिया का नियम। अब आंशिक मतलब पार्शियल, मतलब थोड़ा थोड़ा अंश में, पार्ट्स में, और क्रिया मतलब काम करना। यानी एक कैसा लॉ है जो बता रहा है कि किसी भी काम को आपको कैसे करना है, पार्ट्स में करना है। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो देखा हो जिसमें मैं बता रही हूँ कि कैसे तैयारी करें, तैयारी करने का सही तरीका क्या है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, बेसिकली मेनली तो मैंने उसमें सीटेट की तैयारी कैसे करेंगे बताया है। तो मैंने आपको क्या बताया था उसमें
कि अपना जो टाइम टेबल है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए कि 5 सब्जेक्ट हैं, उसमें कितने टॉपिक हैं, तो आज 2 टॉपिक पढ़ेंगे, कल 2 टॉपिक पढ़ेंगे, तो 20 टॉपिक है, इस तरह 2-2 करके पढ़ेंगे। तो मतलब आपने क्या किया, आपको जो एक सब्जेक्ट का 20 टॉपिक पढ़ना था, मतलब एक जो बड़ा सा काम था, आपने क्या किया, उसको छोटे छोटे कामों में विभक्त कर लिया, बांट लिया। तो इससे क्या होगा, आपका काम जो है आसानी से हो गया, अब सरल हो गया, सिस्टमैटिक हो गया, और आप टाइम टेबल बना लोगे तो 10 दिन में आपका वो काम फिनिश भी हो जाएगा। तो आंशिक क्रिया का नियम यानी जो पार्शियल एक्शन का लॉ है, यही भी यही कहता है कि अगर किसी काम को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके किया जाए तो वो सरलता से और कम समय में हो जाता है। मतलब आपको कोई भी बड़ा काम करना है, आपको सीटेट की तैयारी करनी है, तो आप इकट्ठा 5 सब्जेक्ट सब लेके मत बैठ जाइए कि आज ही सब पढ़ के खत्म कर देंगे, नहीं, आप उसे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। आप टाइम टेबल बना लीजिए कि इसमें 10 चैप्टर हैं, इसमें 30 चैप्टर हैं, तो आज इसके 2 पढ़ेंगे, आज इसके 4 पढ़ेंगे। तो आपने क्या किया, जो आपको काम करना था यानी सीटेट की तैयारी में जो आपको सिलेबस कंप्लीट करना था, आपने क्या किया, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो यही जो थॉर्नडाइक के गॉड नियम है, सीखने के जो सिद्धांत है, लॉ ऑफ लर्निंग है, उसमें जो आंशिक क्रिया का नियम है, वो भी यही कहता है कि किसी काम को अगर करना हो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके किया जाए तो वो जल्दी होगा और आसानी से हो जाएगा। अब तीसरा नियम क्या है, मानसिक वृत्ति या मनोवृत्ति का नियम। देखिए क्या है, मानसिक वृत्ति यानी मेंटल सेट और मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड। मतलब कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड का। यह नियम बताता है कि लर्निंग यानी सीखने की प्रक्रिया बहुत हद तक व्यक्ति की मानसिक वृत्ति यानी मेंटल सेट या मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड पर डिपेंड करती है। देखिए ये तो बिल्कुल सीधी एकदम सही बात है कि जब भी आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका मेंटल सेट, आप इमोशनली कैसे हो, इस पे डिपेंड करेगा, और मनोवृत्ति यानी आपका एटीट्यूड कैसा है। अब एटीट्यूड से क्या मतलब है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नहीं। जैसे आप एग्जाम, आपने जो आपका एग्जाम होने वाला सीटेट का, उसी का एग्जाम्पल ले लीजिए। कई तरह के एस्पिरेंट होंगे, मेनली 2 तरीके के होंगे। एक होंगे जो बहुत ही लचर पचर वाले होंगे, नेगेटिव एटीट्यूड, जिनको लगता होगा अरे अभी तो जुलाई में एग्जाम है, मेरा कहाँ से होने वाला, पढ़ के भी क्या कर लेंगे। तो उनका क्या एग्जाम पास करने वाली उनकी मनोवृत्ति है, उनका एटीट्यूड क्या ऐसा है कि वो एग्जाम क्लियर कर लेंगे, नहीं। दूसरे होंगे जो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के होंगे, जिन्होंने हो सकता है कि अभी जून में ही पढ़ाई स्टार्ट की हो, लेकिन उनके इतना पॉजिटिव एटीट्यूड हो कि मैं तो कर लूंगा या कर लूंगी। उन्होंने अपना टाइम टेबल बनाया होगा, मेन टॉपिक सेलेक्ट किए होंगे और टाइम कम है फिर भी वो पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी उनकी मनोवृत्ति कैसी है, एग्जाम को पास करने वाली, पॉजिटिव एटीट्यूड वाली है, तो वो उससे जोश के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वही ये लॉ भी कहता है कि जब आप लर्निंग कर रहे हैं यानी सीख रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका मेंटल सेट कैसा है, आपका मेंटल स्टेटस कैसा है और आपका एटीट्यूड कैसा है। अब अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपकी लर्निंग जल्दी हो जाएगी, आसानी से कम समय में हो जाएगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और अगर आपका एटीट्यूड बहुत नेगेटिव है, आप लचर पचर हो, एकदम समझ ही नहीं पा रहे हो, करना भी नहीं चाह रहे हो, तो लर्निंग नहीं हो पाएगी। वही बात है मानसिक वृत्ति यानी मेंटल सेट की, मतलब आपका कहीं इमोशनल टेंशन में नहीं हो, किसी तरह की परेशानी तो आपको नहीं चल रही है। हाँ, तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे मेंटली हो और आपका एटीट्यूड कैसा है। ये दोनों ही बातें डिपेंड करती हैं कि आप लर्निंग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। इसलिए टीचर से भी कहा जाता है, इसकी एजुकेशनल यूटिलिटी क्या है इस लॉ की, ये भी आप सुन लीजिए कि टीचर से भी ये कहा जाता है कि जब वो टीचिंग करे, हाँ, तो क्लासरूम कैसा हो, ऐसा हो जिसमें बच्चा इमोशनल टेंशन ना हो बच्चे को। मतलब अगर बच्चा परेशान है मानसिक रूप से तो उसे दूर करने की कोशिश वो करे। इसके अलावा वो क्या करे, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है बच्चों में वो डेवलप करने की कोशिश करे। ठीक है, तो ये आपके 3 लॉ हो गए। अब हम पढ़ेंगे चौथा लॉ। अब देखिए चौथा नियम है अनुरूपता या सादृश्यता का नियम, यानी लॉ ऑफ एनालॉजी और सिमिलैरिटी। ये क्या है, इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी नई परिस्थिति में वैसी ही अनुक्रिया करता है जैसा उसके पहले सीखी गई अनुक्रिया या पूर्व अनुभव के सदृश होता है। अब ये जो अनुरूपता या सादृश्यता का नियम है, अनुरूपता मतलब एक जैसे होना, समान होना, सादृश्य, सादृश्य मतलब किसी के समान होना।
तो ये नियम ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी नई परिस्थिति में, ठीक, कोई नई सिचुएशन आ गई है, तो वो उस सिचुएशन में वैसा ही रिस्पॉन्स करेगा जैसा उसने उसके पहले जो अनुभव किया है उस सिचुएशन में रिस्पॉन्स किया था। समझ गए? इसको ऐसे समझिए, कोई नई, ये नियम क्या कह रहा है, पहले तो ये समझिए कि व्यक्ति के पास कोई नई सिचुएशन आ गई है, ठीक है, नई सिचुएशन है, और ये नियम कह रहा है कि जो व्यक्ति है वो इस नई सिचुएशन में वैसे ही रिस्पॉन्स करेगा जैसा उसने इससे पहले की जो सिचुएशन थी उसमें रिस्पॉन्स किया था। ये समझ गए आप? अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए आप जो है बाइक चलाना सीख रहे हैं, ठीक, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आप बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो ये क्या हो गई, नई सिचुएशन हो गई। आपको साइकिल चलानी आती है, ये पुरानी सिचुएशन है। तो बाइक चलाने में आप क्या करोगे, जो आपका साइकिल चलाने का एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उसको ऐड करोगे, वैसा ही रिस्पॉन्स करोगे। कैसे? जैसे साइकिल चलाने और बाइक चलाने में दोनों में क्या क्या चीजें कॉमन है कि आपको सामने देखना है, हैंडल पकड़ना है, बैलेंस बनाना है, तो ये सारी चीजें हैं कि नहीं? तो ये नियम यही कह रहा है कि जब व्यक्ति किसी नई सिचुएशन में होता है तो वैसे ही रिस्पॉन्स करता है जैसे उससे पहले की सिचुएशन में उसने रिस्पॉन्स किया था। अब ये रिस्पॉन्स कैसा होगा, कितना ज्यादा होगा, ये डिपेंड करता है कि जो नई सिचुएशन है उसमें पुरानी सिचुएशन से मिलते हुए कितने कॉमन फैक्टर हैं। ठीक, जैसे वो बाइक चलाना सीख रहा है और वो साइकिल चलाना सीख चुका था, तो अब देखिए बाइक चलाने और साइकिल चलाने में कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं कि सामने देखना है, हैंडल पकड़ना है, बैलेंस बनाना है, तो ये सारी चीजें, इतनी 3-4 फैक्टर कॉमन है। तो जब वो बाइक चलाना सीखेगा, यानी नई सिचुएशन में है, तो साइकिल चलाने की जितने भी कॉमन 3-4 फैक्टर होंगे उसको लेके ही वैसा ही रिस्पॉन्स करेगा। तो यही नियम ये कहता है, जो अनुरूपता या सादृश्यता का नियम है, कि किसी नई सिचुएशन में आप जो पहले की सीखी गई जो अनुभव है, जो रिस्पॉन्स है, उसको ऐड कर देते हैं। और ऐड करना डिपेंड करता है कि जो नई सिचुएशन है पुरानी सिचुएशन से कितने उसमें कॉमन फैक्टर हैं। समझ गए? अब जो 5वां नियम है सेकेंडरी लॉज में, यानी गौड़ नियम में, वो है साहचर्य स्थानांतरण का नियम, यानी लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। शिफ्टिंग मतलब स्थान बदल देने को क्या दे रहा है, मतलब जिसके स्थान, मान लीजिए पहले किसी स्थान पर ए था और ए जो काम कर रहा था वो किसी ने सीख लिया, तो कहा जा रहा है कि ए को हटा के अगर आदमी में क्षमता है कि वो सीख सकता है, तो अगर आप ए की जगह पे बी को रख दोगे तो आदमी उससे भी उसकी लर्निंग हो जाएगी। इसको मैं एग्जांपल देके समझाऊंगी, परेशान मत होइएगा। तो ये नियम कह रहा है कि कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता, अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स, कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में है तो एक नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो आप इसे याद करिए। थॉर्नडाइक का मैंने पजल बॉक्स वाला आपको एक्सपेरिमेंट बताया था, याद है कि नहीं? तो उसमें क्या हुआ था, एक स्टिमुलस था, रिस्पॉन्स था, तो क्या हुआ, स्टिमुलस मिला, रिस्पॉन्स हुआ, जिसके थ्रू लर्निंग हो गई, याद है? तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या था, फिश थी। अब कैट ने, ये कैट एक पजल बॉक्स में बंद थी, फिर उसने कई बार इधर उधर हाथ पैर मारे, फिर एक बार उसका जो दांव सही बैठ गया, उसने लीवर पे पैर मारा, खुल गया, आके उसने फिश खा ली। ये जो एक्सपेरिमेंट, ये काम कई बार किया गया। अब कैट सीख गई क्या करना है, जाके लीवर पे पैर मारना है, बाहर आना है, फिश होगी, खा लेंगे। मतलब कैट ने फिश जब तक स्टिमुलस था सीख लिया था, कैट की लर्निंग हो गई थी, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स का बॉन्ड बन गया था, एसोसिएशन बन गया था, लर्निंग हो गई थी। अब ये नियम ये कह रहा है कि अब अगर हम स्टिमुलस को फिश की जगह कुछ और शिफ्ट कर दें, मतलब अब क्या करें, थॉर्नडाइक ने क्या किया कि अब फिश को थोड़ा सा ऊंचाई पे उठा दिया, फिश को थोड़ा ऊंचाई पे ऐसे उठा दिया। अब कैट तो, बिल्ली तो इतनी लंबी है नहीं, हाँ, तो वो, और उसको लेने की ऐसे ऊपर कर दिया, मान लीजिए ऐसे यहाँ पे फिश है, यहाँ पे बिल्ली है, अब उसको चाहिए तो उसको लेने के लिए कहा गया, थॉर्नडाइक ने कहा स्टैंड अप, तो बिल्ली उसको पाने के लिए अपने आप ही नेचुरल है कि वो ऐसे करेगी, हाँ, तो धीरे धीरे उन्होंने ऐसे ही किया, कई बार ये काम किया। तो अब क्या होगा कि अगर फिश नहीं भी दिखाई जाएगी और स्टैंड अप बोला जाएगा, तो बिल्ली क्या होगी, ऐसे करके खड़ी हो जाएगी। तो यही इसे कहा जा रहा है कि अगर किसी में सीखने की क्षमता है, यानी बच्चे में क्षमता है कि वो लर्निंग कर सकता है, तो अगर वो एक स्टिमुलस के थ्रू लर्निंग कर चुका है, तो अगर आप उसको दूसरा स्टिमुलस भी दे दोगे और बच्चे में कैपेबिलिटी है, तो उस नए स्टिमुलस से भी लर्निंग हो जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ, पहले कैट
जब जब फिश स्टिमुलस था तो कैट की लर्निंग हो गई, उसके बाद क्या क्या सिखाया गया उसको, स्टैंड अप करवाना, तो वो भी करना सीख गई। तो यही ये लॉ कहता है कि अगर बच्चे में ये कैपेबिलिटी है कि लर्निंग कर सकता है, तो एक स्टिमुलस से अगर लर्निंग हो गई है तो अगर उसकी जगह पे दूसरा स्टिमुलस यानी दूसरा उद्दीपक ले आएंगे तब भी उससे भी लर्निंग हो जाएगी। यही आपका जो है साहचर्य स्थानांतरण या एसोसिएटिव शिफ्टिंग का जो लॉ। देखिए अब ये पांचों जो सेकेंडरी लॉज थे मैंने आपको समझा दिए हैं। आपको समझ में आया, पढ़ के कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, उनसे कहिएगा अपने दोस्तों में शेयर कर दें और इस तरह चेन बना दें वो, और चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दें। तो आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। तो हम आपसे मिलेंगे अपनी एक नई क्लास में, तब तक आप सभी को बेस्ट विशेस। नमस्कार।